मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मित्रों, आज के विषय में हम निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रखे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जो पिछले दर्शक ने कमेंट हमें किए थे किसी एक वीडियोज़ में, मित्रों उन वीडियोज़ के कमेंट को हम सेलेक्ट करके उनके कुंडली का विश्लेषण करके उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि मित्रों आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर एक वीडियोज है शादी कब होगी, इस टाइटल से। इस वीडियो के नीचे मित्रों लगभग 200 से 300 कमेंट्स आए हैं, जिसमें लोगों ने सिर्फ शादी के बारे में पूछा है कि मेरा शादी कब होगा, अथवा हमारे शादी का योग कब बन रहा, हमारे पति अथवा पत्नी किस तरह के होंगे, संतान की स्थिति क्या होगी। तमाम तरह के सवाल यहाँ पे किए गए मित्रों। तो इन्हीं कमेंट्स का चुनाव करके मित्रों अब हमने यह निर्णय किया है कि हर हफ्ते में 2 या 3 बार निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम के द्वारा इन दर्शकों के प्रश्नों का जवाब हमें अवश्य देना चाहिए, क्योंकि मित्रों आज इन्हीं दर्शकों के वजह से हमारा चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। और अभी जो हमारे चैनल से नए लोग जुड़े हैं, हम आपको बताना चाहेंगे मित्रों, यदि आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे अपने डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर दे दें। तो आइए मित्रों, ज़्यादा समय न लेके हम इस कार्यक्रम की शुरुआती करते हैं। मित्रों इस कार्यक्रम में सबसे पहले जिनकी कुंडली का हमने चुनाव किया है वे हमारे अति प्रिय दर्शक हैं, जिनका नाम हरीश कुमार है, आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मित्रों हमने जभी से कुंडली सीखने के वीडियोज बनाना शुरू किया है, उसमें सबसे पहला कमेंट हमें हरीश कुमार जी का कुंडली विश्लेषण के लिए प्राप्त हुआ है। और मित्रों अभी तक हमें हरीश जी का कमेंट प्राप्त हो रहा है हर एक वीडियोज में, इसलिए हम हरीश जी का कुंडली सबसे पहले विश्लेषण करना चाहता हूं। तो आइए हरीश जी, आपकी कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। हरीश जी एक बार आप अपने डिटेल्स को मिला लें। आपने जो हमें भेजा था 8 नवंबर 1996 रात्रि में 9 बजे, आगरा उत्तर प्रदेश। आपका डिटेल्स आपने चेक कर लिया। आपके डिटेल्स के आधार पर हरीश जी हमने जो कुंडली बनाई है वो मिथुन लग्न की बनकर आई है। जी आइए हरीश जी समझते हैं आपके कुंडली के बारे में। सबसे पहले आपकी कुंडली का जो लग्न है वो मिथुन लग्न, यानी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। बहुत जल्दी खुश हो जाने वाले ऐसे जातक होते हैं और बहुत जल्दी नाराज हो जाने वाले। वहीं आपकी राशि कन्या है। कन्या राशि के जातकों के अंदर मैनेजमेंट की कला बहुत अच्छी होती है। किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट करने का काम इनको भली भांति आता है। तो उसी प्रकार आपके लग्न और राशि के स्वामी भी एक ही है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। और लगभग आपके लग्न और राशि के तत्व भी आपस में सामंजस्य बैठा रहे हैं। आइए हरीश जी अब चलते हैं आपके कुंडली के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पे। सबसे पहला प्लस पॉइंट है आपकी कुंडली में सूर्य प्लस बुध का जो योग बना है, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है, जो जातक को समाज में बहुत पद प्रतिष्ठा को दिलाने वाला माना जाता है। ये योग व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में उच्च अधिकारी बनाता है। इसके अलावा दूसरा जो योग है आपकी कुंडली में वो है हंस महापुरुष नामक योग। ऐसे योग वाले जातक राजा अथवा राजा के समान जीवन यापन करते हैं, यदि कुंडली में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। तीसरा जो आपकी कुंडली में योग बन रहा वो शुक्र और चंद्रमा के साथ, जिसे हम गज केसरी योग भी बोल सकते हैं। यह भी योग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, जातक को सभी सुखों का भोग कराता है।
तीसरी जो बेहतरीन योग है आपकी कुंडली में, वो शनि का चतुर्थ भाव पर दृष्टि का होना। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थ भाव पे शनि का किसी भी प्रकार से यदि दृष्टि जाता है तो ऐसे जातक के पास अपना खुद का एक से अधिक घर, गाड़ी और भूमि होता है, यानी ऐसे लोग संपत्तिवान होते हैं। ठीक है मित्रों, यह भी एक अत्यंत श्रेष्ठ योग है हरीश जी। अब आइए हरीश जी, आपकी कुंडली के वीकनेस पॉइंट पे चलते हैं, यानी माइनस पॉइंट पे। हरीश जी, आपकी कुंडली में सबसे पहले जो माइनस पॉइंट है वह चंद्रमा का कमजोर होना। जैसे कि हमने आपके कुंडली का विश्लेषण करते समय देखा था कि आपके चंद्रमा जो हैं कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के हैं, जो बेहद कमजोर माने जाते हैं। दूसरी बात, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही, यह भी चंद्रमा को कमजोर कर रहा, एक हो गया। दूसरा जो है सूर्य का नीच होना। कुछ दिन पहले ही हमने नीच अथवा उच्च राशियों के बारे में वीडियोज बनाए थे, जिसमें हमने बताया था सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा वीकनेस है वो है शुक्र का नीच होना। शुक्र भी कन्या राशि में मित्रों नीच के हो जाते हैं। वही चौथा जो माइनस पॉइंट है आपके लग्नेश का कमजोर होना। आपके लग्नेश बुध हैं, जिसे हमने देखा था अंशवाइज बेहद कमजोर है। तो आइए समझते हैं गिरीश जी, यदि चंद्रमा आपके कमजोर है, मान लीजिए पहले माइनस पॉइंट की बात करते हैं, तो आपके मन में बेचैनी रहेगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा, एकाग्रता नहीं होगी, काम में मन नहीं लगेगा। वही यदि आपके सूर्य खराब होते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। आपको किसी कार्य को करने के लिए खुद पर ही नहीं विश्वास होगा कि हम यह काम कर सकते हैं। एक तरह से अंदरूनी डर बनी रहेगी। समाज में मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी, पर्सनालिटी में कमी देखने को मिलेगी। तीसरा जो वीकनेस पॉइंट है हरीश जी, शुक्र का नीच होना। यदि शुक्र नीच का रहता है तो ऐसे जातक के जीवन में तमाम समस्याएं आती है। उन्हें सुखों का भोग करने में परेशानियां होती हैं। तमाम सुख रहने के बावजूद भी वे उन सुखों का उपयोग नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों को धन की भी समस्याएं होती रहती है, क्योंकि शुक्र जो है धन से संबंध रखता है। और उसी प्रकार शुक्र यदि आपका कमजोर है, यदि आपके पास कोई भी सुख सुविधा है तो आप उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुक्र उपभोग करने ही नहीं देता है। यानी वस्तुएं आपकी हैं पर उसका उपयोग कोई और करे, आप नहीं कर पाए, तो यह शुक्र खराब होने की निशानी होती है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आपका लग्नेश भी कमजोर है। अब यहाँ पर क्या होता है हरीश जी, यदि आपके लग्नेश कमजोर हैं तो शास्त्रों में कहा जाता है कुंडली में, जैसे आपका हंस महापुरुष योग है और बुध आदित्य योग है, इस प्रकार के योगों का लाभ लेने के लिए लग्नेश का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपके लग्नेश बलवान नहीं हो जाते तब तक इस तरह के योग जागृत नहीं होते हैं, अर्थात इस तरह के योग अपनी पूर्ण तरह से फल नहीं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे समझना है, आपके सवालों के आधार पर आपने सवाल किया है कि धन की स्थिति कैसी होगी, क्या हम अपने जीवन में धनवान बन पाएंगे। तो हरीश जी, बिल्कुल आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर हंस नामक योग बनाए हुए हैं और उनकी दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही। यहाँ पे कुछ उपाय करने की ज़रूरत है आपको। जैसे हरीश जी, आपको लगता है गुरु यहाँ पर, जैसे हरीश जी गुरु जो यहाँ पर स्वराशि होकर राजयोग बनाए हैं, उसका अभी संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। जब तक आप शुक्र के उपाय नहीं करेंगे
हरित जी तब तक आपको गुरु के राजयोगों का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो यदि आप अपने जीवन में धनवान, महान या यशोवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शुक्र ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। शुक्र ग्रह नीच राशि में है और गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में राजयोगों का निर्माण करता है, उस नक्षत्र के स्वामी की क्या स्थिति है, उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति के आधार पर यह तय होता है कि वह ग्रह राजयोगों का फल कितना प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जो गुरु है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और यहाँ पे शुक्र जो है नीच हो गए, यानी शुक्र कमजोर हो गए। तो शुक्र के वजह से गुरु अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको शुक्र को ठीक करना पड़ेगा। इससे आपके धन की स्थिति में बेहद सुधार होगी। धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में धनवान जरूर बन जाएंगे। दूसरी चीज, आपको मंगल को भी ठीक करना पड़ेगा। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं। वैसे फिलहाल अंश वाइज मंगल ठीक ठाक हैं। और हरीश जी आपने बताया ही था कि आप हनुमान चालीसा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप काफ़ी संख्या में करते हैं। तो यहाँ पर मंगल आपके ठीक हो गए। तो अभी आपको अपने लग्नेश यानी बुध को ठीक करना है। तो यहाँ पे गिरीश जी हमने आपको सजेशन दिया है, आपको शुक्र, बुध और सूर्य को भी ठीक करना है। इनके लिए आपको बुध को ठीक करने के लिए भगवान गणेश की पूजा अथवा उनके मंत्रों का जाप, शुक्र को ठीक करने के लिए माँ भगवती दुर्गा का पूजा या फिर उनके मंत्रों का जाप, और सूर्य के लिए सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप आपको करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको गणेश, दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अब आइए हम आपको बताते हैं हरीश जी, आप गणेश जी के मंत्र किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे प्रचलित है ओम गंगणपतये नमः, और माँ दुर्गा का मंत्र ज़्यादातर नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर कोई भी माँ दुर्गा का मंत्र आप जप सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं जप की विधि किस प्रकार हो, कैसे आपको जपना है। देखिए हरीश जी, इस मंत्र को जपने के लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी गणेश अथवा दुर्गा मंदिर में जाएं, या फिर शिव मंदिर हो, वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता हैं उनके पास जाकर आप यह बोलें कि हमें गणेश जी के मंत्र का जाप करना है या दुर्गा का मंत्र का जाप करना है, इसके लिए आप हमारा संकल्प करवा दें। तो वो पंडित जी आपका संकल्प करा देंगे, जो भी है जल, अक्षत, तिलक वगैरह और भी पंचोपचार पूजा करके आपका नाम गोत्र का उच्चारण करके वे संकल्प करा देंगे। वहाँ पे आपको बोलना है कि हम इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 1 माला या 3 माला या 5 माला करेंगे, पर ये नहीं बोलना है कि कितने महीनों तक, कितने दिनों तक करना है, क्योंकि अगर यह बोल देते हैं आप कि 1 महीना 1 साल, तो प्रकृति यहीं पर परीक्षा लेने लगती है, तो यहीं पर समस्या हो जाती है। इसलिए क्योंकि ऐसा अनुभव कई बार देखने को मिला है, तो इसलिए वहाँ पे आपको यह बोलना है कि यथाशक्ति हम जाप करेंगे, यानी जब तक आपसे हो सकेगा, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए या फिर फला ग्रह के शांति के लिए। तो जो भी होगा आप पंडित जी से बोलेंगे, वो आपका संकल्प विधिवत करा देंगे। तो संकल्प करने के बाद जो भी है, अगर आप गणेश जी के मंत्रों का संकल्प लेना चाहते हैं तो बुधवार या मंगलवार को जाएं, और माँ दुर्गा के मंत्रों की बात करें तो शुक्रवार या सोमवार, वहीं आपको सूर्य के मंत्रों की बात करें तो रविवार। तो इन दिनों आप जाकर पंडित जी से संकल्प करा के आप मंत्रों का जाप करना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया भी था हरीश जी कि आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो इसलिए हम आपको यह सजेशन दे रहे हैं। और संकल्प होने के बाद वहीं पर आप जितना भी प्रतिदिन का जाप
संख्या आपने बोला है वहाँ पर उतना जाप करके उसके बाद ही आना है घर पे। हमें पूरी तरह विश्वास है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी और आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे करके पूर्ति होने लगेगी। ठीक है हरीश जी, अब दूसरा सवाल आपका क्या है कि शादी के बारे में। तो हरीश जी, शादी के बारे में हमने आपके कुंडली का विचार किया तो जिसमें यह देखने को मिल रहा कि आपके शादी का सामान्य योग दिसंबर 2022 में जब भी आपके कुंडली में गुरु का महादशा चालू होगा उस समय रहेगा। वही प्रबल योग गोचर के आधार पर अप्रैल 2023 में रहेगा। तो इन समयों में आप प्रयास करें हरीश जी, आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। और शादी की दिशा की बात करें तो कुंडली के आधार पर पूर्व और उत्तर की दिशा बनती है। आप इन दिशाओं में जाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आपका तीसरा प्रश्न है हरीश जी कि संतान होगी। तो हरीश जी, निसंदेह हमें कुंडली देखने पर यह पता चलता है कि संतान भाव में समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रह नीच का बैठा है। कई बार यह देखा गया है यदि सूर्य का संबंध पंचम भाव से होता है तो गर्भपात होने की समस्याएं देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें पुत्र संपत्ति की तो निसंदेह आपके कुंडली लग्न नवमांश चंद्र सभी में हम देख रहे हैं तो पंचम भाव पे स्त्री कारक ग्रहों का दृष्टि होने के नाते कन्या संपत्ति का योग बन रहा। लेकिन हरीश जी, यहाँ पे हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि पुत्र सिर्फ एक से नहीं दो लोगों के मिलन से होता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पत्नी के कुंडली में प्रबल पुत्र के योग हो तो अवश्य पुत्र होंगे आपको। इसके अलावा हरीश जी, यदि हमने जो आपको उपाय बताए हैं इस तरह के उपाय करेंगे, आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे, माँ भगवती की पूजा करेंगे, तो आपके जो यहाँ पर ग्रह परेशानियां देने वाले हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो पुत्र आपको आसानी से हो जाएगा। यदि कुछ वर्ष निकल जाते हैं, संतान उत्पत्ति में समस्याएं होती है, तो आप एक बार महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर धाम या फिर उज्जैन के हरिद्वार धाम या फिर गया, इन जगहों में से किसी एक जगहों पर जाकर आप पितृदोष की पूजा जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नागबली इत्यादि करा सकते हैं। इन पूजा के करने के बाद यहाँ अनुभव में देखा गया है मित्रों, कई लोगों को संपत्ति प्राप्त हुआ है। तो इन जगहों पर जाकर यदि आप पितृदोष की पूजा करा लेते हैं तो आपको संतान अवश्य हो जाएगी। ठीक है हरीश जी। इसके अलावा आपने जो चौथा प्रश्न किया है कि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इतना अधिक क्यों है, तो हरीश जी, यहाँ पर गुरु जो हैं स्वराशि में हैं, गुरु जो है धर्म के कारक हैं और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही यानी आपके व्यक्तित्व पे, तो निसंदेह इस वजह से आपके जीवन में आपको धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि है। इसके अलावा पांचवा सवाल है आपका कि गुरु की दशा कैसी रहेगी। तो हरीश जी, निसंदेह गुरु की दशा अति उत्तम रहेगी। यदि आप हमारे द्वारा बताए हुए उपायों को करते हैं तो गुरु की दशा आपके जीवन में एक नई मोड़ लेकर आने वाली है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, यह मान के चलिए। आप जिन चीज़ों का कई वर्षों से आस लगाए बैठे थे वो सभी काम आपके पूरे होने वाले हैं गुरु के महादशा में, क्योंकि यह बहुत माना जाना राजयोग बना के बैठे हैं हरीश जी। इसलिए आप न फिक्र रहें, गुरु की महादशा आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाली है। बस आप इन उपायों को करें जो हमने आपको बताया। और इसके अलावा हरीश जी, आपको सजेशन है, यदि आप मित्र व्यापार के नाम का चुनाव करना चाहते हैं कि आपके लिए किस नाम का व्यापार ज़्यादा लाभदायक होगा, तो हमने उस पर वीडियोज़ बनाए हैं ए से लेकर जेड नाम वालों के बारे में कि किन नाम वालों को
कौन से लेटर्स अत्यधिक लाभ देने वाला है, किन से उन्हें जुड़ना चाहिए, या फिर अपने व्यापार का नाम किस लेटर से रखना चाहिए। तो उस वीडियोज़ का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें GH नाम वाले के बारे में बताया गया है। ठीक है हरीश जी, तो आज हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया। दूसरी बात हरीश जी, आपको बुध को बलवान करने के लिए एक पन्ना रत्न भी अवश्य पहनना चाहिए। पन्ना रत्न कनिष्ठिका अंगुली में बुधवार के दिन आप पहन सकते हैं, इससे आपके लग्नेश मजबूत होंगे। तो हरीश जी, आशा करता हूँ आपने जितने सवाल भेजे थे, आपकी कुंडली के आधार पर उन सवालों का जवाब हमने दे दिया है। आशा करता हूँ आप उससे संतुष्ट होंगे, और इसी तरह हरीश जी हमारे साथ बने रहें। आगे चलकर और भी हम आपकी कुंडलियाँ भविष्य में विश्लेषण करेंगे। तब तक आप इन उपायों को करें और फिर अपने बारे में हमें बताएं कि आपको क्या कुछ बदलाव महसूस हो रहा या नहीं। और कुछ नहीं हरीश जी, बस इन्हीं उपायों को करें, अपने जीवन में तरक्की को पाएं। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में नई खुशियां आए, आपकी सारी मुरादें पूर्ण हो। ठीक है, तो हरीश जी अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब हम किसी अन्य जातक की कुंडली विश्लेषण करना चाहेंगे यहाँ पर, और आप भी इसे देखिए। तो मित्रों, अभी जो दूसरी कुंडली है वह एक हमारे जातक हैं जिन्होंने हमारे शादी कब होगी वीडियोज के नीचे कमेंट किए थे, ज़्यादातर वहीं से कमेंट हमने लिया है। तो उन्होंने शादी के बारे में पूछा है, आइए हम उनकी कुंडली विश्लेषण करते हैं। जो कुंडली है मित्रों विजेता जी का, धर्मपुर झापा नेपाल। उन्होंने पूछा है कि उनके शादी के योग कभी बन रहे हैं, उनकी शादी कभी होगी, अथवा उनका पति कैसा होगा। तो विजेता जी आप अपने जन्म तिथि को चेक कर लें। यहाँ पर हम शो किए हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसे चेक कर लें। जो आपने हमें डिटेल्स भेजा था उसके आधार पर विजेता जी हमने जो कुंडली बनाई है वो वृषभ लग्न की बन के आई है। अब विजेता जी आपका सवाल है कि आपकी शादी कब होगी। तो देखिए, आपकी कुंडली विश्लेषण करने के बाद हमने देखा कि आपके शादी का सामान्य योग अभी जो 10 मई 2021 है तभी से चालू होने वाला है। आप 10 मई 2021 के बाद शादी का प्रयास करें, आपकी शादी हो सकती है। इसके अलावा विजेता जी आपके शादी का प्रबल योग 13 अप्रैल 2022 के बाद शुरू हो जाएगा। उस समय भी यदि आप प्रयास करते हैं तो आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। इसके साथ साथ दिशा की बात करें तो दिशा यहाँ पे बन के आती है उत्तर और दक्षिण। अब समस्या की बात करें तो आपकी कुंडली में विजेता जी लग्न अथवा लग्नेश बेहद कमज़ोर हैं। यदि किसी जातक का लग्न अथवा लग्नेश कमज़ोर रहता है तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग कई बार बीमार होते रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एक तरह से परेशानियां अक्सर आती रहती हैं। शारीरिक दुर्बलता का इन्हें आभास होता है और इसी तरह से बहुत समस्याएं आती हैं, यहाँ तक कि शादी में भी समस्याएं यह खड़ी करती है। तो इसलिए विजेता जी अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लग्नेश को अवश्य बलवान करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपके लग्नेश वृषभ राशि यानी शुक्र अर्थात उनके अधिपति माँ भगवती दुर्गा हैं। अपने लग्नेश को बलवान करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें। आपके इष्ट देवता बुध हैं, उसके लिए आप गणेश की पूजा करें। यानी भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में एक नई तरंग उत्पन्न होगी, आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पे आप भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर उनके कोई पाठ कर सकते हैं। आपको यह ध्यान धरा दें कि विजेता जी, आप किसी भी मंत्र का जाप करें या कोई भी पाठ करें, उसे एक बार ज़रूर किसी ब्राह्मण से संकल्प करवा के ले लें, उसके बाद ही शुरू करें, तो यह ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। किसी मंदिर में जाके आप किसी ब्राह्मण देवता से संकल्प करा लें। इसके अलावा आपके गुरु ग्रह जो हैं अकारक हैं इस लग्न में, इसलिए आपको गुरु ग्रह के शांति के लिए प्रत्येक गुरुवार को केले आपको मंदिर में दान करने चाहिए। तो विजेता जी, हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपके शादी का योग कभी बनने वाला है और जल्दी शादी करने के लिए अथवा जीवन में सफलता पाने के लिए कौन कौन से उपाय आपको करना है। इसके अलावा यदि आप रत्न पहनना चाहती हैं तो आप बुध का रत्न पन्ना पहन सकती हैं। इसके अलावा आपने सवाल किया है कि पति कैसा रहेगा, तो पति आपका अच्छा रहेगा, मेहनती रहेगा, आपके कार्यों में हाथ बटाने वाला रहेगा। ठीक है विजेता जी, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा विजेता जी यहाँ पर आपको बता दें कि अभी भी आपके शादी में परेशानियाँ जो हैं आने ही वाली हैं, क्योंकि आपकी शादी का दिशा उत्तर और दक्षिण बन रहा। शास्त्रों में बताया गया है यदि किसी के शादी का दिशा विपरीत बनता है यानी उत्तर दक्षिण, तो ऐसे लोगों का शादी बहुत देरी से होता है, कई बार लोगों का होता भी नहीं। तो इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए भी आपको कुछ उपाय स्पेशली तरीके से करना चाहिए विजेता जी। यदि आपकी शादी आसानी से हो जाती है तो ठीक, अन्यथा आप पितृदोष की शांति किसी ब्राह्मण देवता से कराएं या फिर आप अपने नज़दीक के किसी भी हिंदू समाधि स्थल पर गुरुवार के दिन जाएं और वहां पे कुछ मिष्ठान अर्पण करके ऐसे लगातार कई हफ्तों तक आप जाते रहें जब तक आपकी शादी ना हो जाए। वहां पर जाकर आप प्रार्थना करें आपकी शादी के लिए। तो ठीक है विजेता जी, मैंने जो कुछ उपाय थे आपके शादी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन में सफलता के लिए, वह यहाँ पे बता दिए। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे विजेता जी, क्योंकि अब हम किसी अन्य जातक की कुंडली विश्लेषण करना चाहेंगे। और जो कुछ आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ठीक है विजेता जी, और अब हम अगले जातक की कुंडली विश्लेषण करेंगे। मित्रों, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए हम चाहते हैं अब अगले वीडियोज़ में दूसरे जातक का कुंडली विश्लेषण करेंगे। और हाँ, यह वीडियो वे नए दर्शक जो लोग देख रहे हैं, अगर वे अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल्स दें और अपने जो भी सवाल हैं उसको देना ना भूलें। ठीक है मित्रों, तो आज हमें इजाज़त दें, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।